नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 विद्युत क्षेत्र का आवेश का। ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने आवेश के बारे में बताया था और दूसरे लेक्चर में हमने कूलाम के नियम के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम कूलाम नियम का सदिश निरूपण सीखेंगे, इसका सदिश रूप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी r है। दो आवेश ले लेते हैं, विद्युत आवेश Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि कूलाम नियम का सदिश निरूपण, यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं तथा इनके बीच की दूरी r है, तब पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पहला आवेश मतलब Q1, दूसरा आवेश मतलब Q2। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे लिखे यहाँ पर पहले आवेश, तो पहले आवेश में Q1 आप लिख सकते हैं, दूसरे आवेश में Q2 लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि पहले तब Q1 द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित बल, क्या कह रहे हैं कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, ये किसके द्वारा? पहले आवेश द्वारा। देखिए, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल किसके द्वारा? पहले आवेश द्वारा किस पर आरोपित किया जा रहा है? दूसरे आवेश पर। जैसे हमने बोला कि यह मान लीजिए एक गेंद है और इस गेंद को इस दीवार पर हमको मारना है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? इस गेंद द्वारा इस दीवार पर मारा जा रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? जो मार खा रहा है, मतलब जो जिस पर आरोपित किया जा रहा है, उसको पहले लिखेंगे। तो पहले अगर इसको लिखना हुआ तो पहले दीवार को लिखेंगे, फिर गेंद को लिखेंगे। ठीक है, पहले दीवार को लिखेंगे और फिर गेंद को लिखेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे आप, तो किसके द्वारा? Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, किस पर आरोपित किया जा रहा है? Q2 पर, इसलिए आप 2 लिखेंगे पहले, फिर किसके द्वारा आरोपित किया जा रहा है? पहले द्वारा, इसलिए लिखेंगे F21। तो क्या हो जाएगा? पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या होता है कूलम नियम? K इंटू Q1 Q2 बट्टे R21। ठीक है, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, माफ कीजिएगा, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। और इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा? एकांक सदिश यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। जहां पर हम लोग लिख देंगे, जहां पर R21 क्या है? तो R21 क्या है? तो R21 पहले आवेश से दूसरे आवेश की दिशा में एकांक सदिश है। R21 पहले आवेश से दूसरे आवेश की दिशा में एकांक सदिश है। पहले आवेश से दूसरे आवेश में एकांक सदिश बोलते यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, R21 क्या है? R21 है क्या? पहले आवेश से दूसरे आवेश की एकांक सदिश, पहले आवेश से दूसरे आवेश पर। इसमें भी देखिएगा, जैसे पहले बल क्या बताया था हमने कि पहले आवेश से दूसरे आवेश पर बल आरोपित किया जा रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा? F21। इसी प्रकार से R21 के लिए भी होगा, क्योंकि पहले आवेश से दूसरे आवेश के लिए एकांक सदिश है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि दो आवेश लिया, Q1 और
Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। ध्यान से समझिएगा, दो आवेश हमने क्या लिया, Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश लिया, क्योंकि कूलॉम का नियम हमेशा बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होता है और स्थिर आवेश के लिए होता है। ठीक है, गतिशील आवेश के लिए कूलॉम नियम पालन नहीं करता है। ठीक है ना, तो पहले Q1 आवेश लिया और Q1 और Q2 दो परिणाम का दो बिंदु आवेश लिया तथा इनके बीच की दूरी क्या मान लिया, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तब पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू के क्या है, नियतांक है जिसका मान क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि k का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमने k लिख दिया, तो यहाँ भी समझ जाइए कि k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी किताब में यही लिख कर दिया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो भी k का ही मान होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या देखा हमने कि R21 क्या है, तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश में एकांक सदिश है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल निकाला, ऐसे ही दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले आवेश द्वारा इसी प्रकार, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा और इसको मिटा दें, हम इधर मिटा देते हैं। ठीक, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल इतना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, इसी प्रकार दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F किसके द्वारा, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर। हमने क्या बताया था पहले कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल किया जा रहा था, किस पर आरोपित किया जा रहा था, दूसरे पर। इसलिए हमने क्या लिखा, पहले 2 लिखा F2, फिर 1, क्योंकि 1 द्वारा 2 पर आरोपित किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरे आवेश से पहले आवेश पर आरोपित किया जा रहा है, इसलिए लिखेंगे हम लोग F1 2 किसके द्वारा, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर। अगर आपको यहाँ पर ऐसा न लिखकर सिर्फ ऐसा ही लिखा रहे, तो इसका मतलब है कि दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल है, और इसका मतलब क्या है, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या देखते हैं आगे, वेक्टर F12 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और एकांक सदिश में क्या हो जाएगा, वेक्टर R12। अब इसमें R12 क्या है, तो R12 भी वही है क्या कि R12 दूसरे आवेश की पहले आवेश की दिशा में एकांक सदिश है। R21 क्या है, जहां R12 दूसरे आवेश से पहले आवेश की एकांक सदिश है। पहले आवेश में एकांक सदिश है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। क्या हमने बताया, जैसे हमने पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल F21 बराबर K इंटू Q1 Q2 बच्चे R स्क्वायर निकाला, उसी प्रकार से
क्या निकाला, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल क्या निकाला, F12 बराबर K इंटू Q1 इंटू बट्टे आर स्क्वायर, और इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R12। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जो R12 है और R21 की दिशा क्या है, विपरीत है। जब हमने एक डायग्राम बनाया था उसमें दिखाया था कि जो R12 और R21 की दिशा क्या है, दोनों की एक दिशा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब क्या हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि दो एकांक बिंदु आवेश था Q1 और Q2, और इसमें भी था दो आवेश Q1 और Q2, तो इसमें जो एकांक सदिश की दिशा थी वो इधर थी, और इसमें जो एकांक सदिश की दिशा थी वो क्या थी, इस साइड थी, लेकिन जो बल था वो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहा था। ठीक, ठीक है, तो इनकी एकांक सदिश क्या है, दिशा क्या है, विपरीत है, तो लिखेंगे किंतु किंतु R12 और R21 यूनिट वेक्टर R12 और यूनिट वेक्टर R21 की दिशा क्या है, विपरीत है। बहुत आसान है, कोई विपरीत है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, R12 बराबर, इसलिए R12 यूनिट वेक्टर R12 बराबर दिशा विपरीत है, इसलिए चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, R21। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2, पिछला जो हमने किया था उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें, और इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दें, 3। ठीक, पता समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2 व 3 से, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 के लिए भी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पास। समीकरण 1 था F21 वेक्टर F21 बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। इसको समीकरण नंबर हम लोग नाम दे देते हैं एक, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। तो देखेंगे हम लोग कि समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, बल 1, 2 और 3 से बल क्या हो जाएगा, F वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर F12। इसका पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F12 बराबर 0। ये हमें सदिश रूप में इसका व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक, या तो यहाँ से आप इसका मान रख देंगे, इसका कि F21 का मान कितना है और F12 का मान कितना है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसका सदिश निरूपण। इसलिए कहते हैं, अतः इससे क्या स्पष्ट होता है, अतः अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्ट होता है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल दूसरे आवेश पर आरोपित बल तथा दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल पहले आवेश पर आरोपित बल क्या होंगे, ये दोनों आरोपित बल बराबर होंगे तथा विपरीत होंगे। ठीक है,
बराबर होंगे तथा विपरीत होंगे। ठीक है, तो हमने कूलाम नियम का पूरा सदिश निरूपण बताया कि कूलाम निरूपण का सदिश निरूपण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग पूरे सदिश निरूपण को शॉर्ट में समझते हैं। आप जो कॉपी में लिखे होंगे उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने दो Q1 और Q2 क्या लिया, दो बिंदु आवेश लिया जिनके बीच की दूरी क्या थी, r थी। दो बिंदु आवेश लिया Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी क्या थी, r थी। और क्या किया, फिर देखा पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल कराया। क्या, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, तो क्या हो जाता था, F21। F21 क्यों होता था, क्योंकि पहले आवेश से दूसरे आवेश पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल किया जाता था। ठीक ना, किस पर, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल जो लगाया जाता था वो क्या हो जाता था, F21 वेक्टर F21 बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसका एकांक सदिश जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, अभी देखा पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरे आवेश से पहले आवेश पर आरोपित बल। क्या देखेंगे, दूसरे आवेश से पहले आवेश पर आरोपित बल। जैसे हमने पहले आवेश से दूसरे आवेश पर आरोपित बल निकाला था, उसी प्रकार से दूसरे आवेश से पहले आवेश पर आरोपित बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F12। ध्यान से सुनिएगा, पहले आवेश पर हमने क्या निकाला, पहले आवेश से दूसरे आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाता था, वेक्टर F21। लेकिन अब क्या निकालेंगे, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 बच्चे R स्क्वायर का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ 1 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या देखा हमने कि जो एकांक सदिश R12 और R21 है उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। इसकी दिशा इधर लग रही थी और इसकी दिशा किधर लग रही थी, ये जब जब क्या होता था, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल किया जाता था उसमें क्या होती थी, इसकी दिशा R21, और जब दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल किया जाता था तो इसकी दिशा क्या होती थी, R12। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या है, हमेशा विपरीत है। इसलिए वेक्टर यूनिट वेक्टर R12 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में R21, क्योंकि इसके विपरीत इसकी दिशा है। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 2 और 3 से देखा कि जो इसका परिणामी बल होगा वो वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर F12 के। ठीक है, इसके परिणामी बराबर हो जाएगा वेक्टर F21, जिसका पक्षाघन कर देंगे तो हो जाएगा वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F12 बराबर 0, क्योंकि उस साइड गया बराबर के तो माइनस था तो प्लस में हो गया। इससे हमें क्या सिद्ध हुआ, तो हमने देखा कि जो पहला आवेश है इससे हमें यह स्पष्ट हुआ कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल तथा दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल बराबर है। लेकिन किस सिचुएशन में बराबर है, जब इनकी एकांक सदिश यानी वेक्टर की दिशा क्या हो, विपरीत हो। आई बात समझ में, क्या है, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल तथा दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो आज हमने छोटे छोटे टॉपिक में बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आपको समझ में आया होगा। कूलाम के नियम को हमने पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आवेश के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया कि आज का तीसरा वीडियो है, मतलब इस चित्र का तीसरा वीडियो है। ठीक, तो आज हमने कूलाम नियम का सदिश निरूपण बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।